देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। पीएम ने आयोजन के लिए दी बधाई, कहा ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हुआ। विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कल उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए करेंगे प्रचार। टनकपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। चंपावत में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। उपचुनावों को लेकर के सीएम धामी ने झोंकी ताकत। तल्ली मादली से स्टेशन तक किया रोड शो। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई सजा। 50 लाख रुपए का जुर्माना। 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां कल उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। टनकपुर बनबसा में सीएम धामी के लिए करेंगे प्रचार। सुबह 11 बजे बनबसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी के लिए चंपावत की जनता से मांगेंगे वोट। टनकपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं सीएम धामी। चंपावत उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी। वहीं बुलडोजर बाबा के स्वागत के लिए चंपावत के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और आज उत्तर प्रदेश में उनके राज्य में तमाम बेहतर कार्य किए गए हैं। ऐसे में चंपावत में उनके आने की सूचना से ही चंपावत के लोगों में काफी उत्साह है। तो उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से देखिए उपचुनाव को लेकर के बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, यहां पर उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उपचुनाव में जीत जो है वही दर्ज करवाए। इसी को लेकर के अब बीजेपी के प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम शुमार है। और अब इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल चंपावत से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ अपडेट सीएम के आगमन को लेकर के? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ कल टनकपुर में पहुंच रहे हैं। जब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव को लेकर तो पूरी तरह से भाजपा जो है वो इस चुनाव को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहती है और इसी की बानगी ये है कि लगातार उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो चंपावत पहुंच रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद टनकपुर में पहुंचने वाले हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वो जनसभा को संबोधित करने से पहले ही लोगों में काफी उत्साहित है। दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं। जब हम बात करते हैं टनकपुर की तो टनकपुर जो है वो खटीमा से जुड़ी हुई शुरुआत होती है वहां से चंपावत विधानसभा की, लेकिन इतना है कि अभी से चंपावत से दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचने लगे और हर कोई कह रहा है कि उन्हें योगी को सुनना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर लोगों की योगी को सुनने को लेकर। और जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट लंबी चौड़ी है, उस लिस्ट में से एक योगी आदित्यनाथ भी है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक रोड शो किया। यहाँ पर लंबा चौड़ा रोड शो था, काफी भीड़ थी उस रोड शो में, लेकिन हर किसी को अगर इंतजार है अभी इस रोड शो के बाद तो किसी बात की अगर बात करें हम कि किस चीज का इंतजार है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। यहाँ पर लोग उनको सुनना चाहते हैं और भाजपा भी जानती है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। और योगेश, अगर ऐसे में अगर बात कर लिया जाए कि सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं
तैयारियों की ओर नजर डाली जाए तो सीएम के आगमन को लेकर के किस तरह की तैयारी, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की स्थिति, क्योंकि मौसम में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है इस वक्त, तो ऐसे में सारी चीजें किस प्रकार से तय की गई हैं? बिल्कुल, मौसम बिल्कुल बदल रहा है। अगर मौसम की बात करें तो आज दिन में भी चंपावत में काफ़ी बारिश हुई थी और मौसम कभी जो है वो बदल रहा था, बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी और कल भी हो सकता है कि ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन इससे बात अगर करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पुख्ता की गई है। उनकी अपनी टीम तो यहाँ पर मौजूद ही है, उसके साथ ही अगर कहें तो पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य जो यहाँ के पुलिस बल हैं वो भी मौजूद हैं और चप्पा-चप्पा एकदम सुरक्षित किया गया है कि किसी भी तरह से उनकी जनसभा में कोई भी रुकावट ना आ पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। अगर देश के सबसे बड़े प्रदेश की बात करें तो उनके मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर काफी उत्साहित है। फिर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, यानी कि दो मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, आला जो मंत्री हैं वो मंत्री मौजूद रहेंगे, तो सभी उसको लेकर उत्साहित है और पूरी की पूरी तरह से जो है एक छावनी अगर कहें तो उसमें जो है पूरा का पूरा तब्दील कर दिया गया है टनकपुर को। जी और बिल्कुल योगेश, देखा जाए यहाँ पर बीजेपी जितना चुनाव में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, कांग्रेस उतनी ही शांत नजर आ रही है। क्या वजह इसको माना जा रहा है? इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई हो या बीजेपी की तरफ से कोई तंज कसा गया हो इसे लेकर के? जी, तंज तो बिल्कुल बिल्कुल कसा गया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा है और लगातार जो है भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो इनकी प्रत्याशी है वो प्रत्याशी किसी भी तौर पर अगर अभी तक हम बात करें तो टक्कर देते हुए नजर नहीं आ रही है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जो है बहुत ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। लोगों की ये है कि अगर हम बात करें तो हर कोई इस समय चाहता है कि यहां से जो है विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री ही चुने जाएं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहां से चुने जाएं विधायक के तौर पर। लोग अपने आप में जो है बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि अगर हम जो है मोदी जो खुद जो है यहाँ पर हम पुष्कर सिंह धामी को जो है यहाँ से विधायक के तौर पर चुने, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। इसलिए पॉपुलरिटी की बात करें तो कांग्रेस में काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। भले उनके सभी नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आज भी हम चंपावत में काफी घूमे तो कहीं पर भी हमें यह नजर नहीं आया कि कांग्रेस कहां पर जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है। एकदम जो है नदारद उनका प्रचार प्रसार नजर आ रहा है। लेकिन इतना उसी जगह अगर बात करें हम भाजपा की, तो भाजपा के आला कमान के जो पूरे के पूरा अगर बात करें मंत्रिमंडल हो या फिर उनके बड़े नेता हो, सभी चंपावत में है और प्रचार प्रसार बहुत तेजी से साफ हो जाता है किस तरीके से जो बीजेपी है वो हर छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव को बहुत ही ज्यादा सतर्कता से और एक्टिवनेस की तौर पर से लेती हुई नजर आती है और यही वजह मानी जा सकती है कि बीजेपी लगातार जीत भी दर्ज करवाती नजर आती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ चलिए आगे खबरों में रुख करते हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को चंपावत नगर में रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। तल्ली मादली से शुरू हुआ ये रोड शो स्टेशन बाजार तक पहुंचा और इस दौरान सीएम ने खुली जीप से जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। रोड शो में शामिल लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान सरकार के कई मंत्री और विधायक भी उसमें मौजूद रहे। सीएम के काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए चंपावत पहुंचे। सुबह 10 बजे करीब सर्किट हाउस में बने अस्थायी हेलीपैड में उतरने के बाद वे मुख्यालय से लगे ढकना बडोला गांव के पेलटाक तौक पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनता से उपचुनाव में उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। कहा कि उपचुनाव वे नहीं, विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। जनता ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने का मान लिया है और उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी सभा को संबोधित कर क्षेत्र के विकास के लिए सीएम को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। वहीं चंपावत विधानसभा में आने वाले उपचुनाव का मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टनकपुर के पास बस्तिया और मनिहारगोड में महिलाओं की आयोजित सभाओं को संबोधित किया। मंत्री ने चंपावत की महान जनता का सौभाग्य है कि उन्हें सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, ऐसा कहते मंत्री नजर आए।
मंत्री ने आगे ये भी कहा कि 31 मई को बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को ज्यादा से ज्यादा मत देने हैं और सभी को मतदान के लिए प्रेरित भी करना है। पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सर्टिफिकेट देने का काम चंपावत विधानसभा की मातृशक्ति करेगी। उन्होंने 31 मई को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। इधर केरल विधानसभा द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रतिभाग किया, जिसमें ऋतु खंडूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त प्रगति करते हुए कई मील के पत्थर पार किए हैं और कहा कि महिलाओं के लिए वास्तव में स्वतंत्र सम्मान स्थिति के सपनों को पूरी तरह से साकार करने के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए सभी को एकजुट होकर के राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केरल विधानसभा की मेजबानी में देश में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश में लैंगिक समानता की नींव रखी। वहीं रामनगर पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुबोध उनियाल ने वहां पर कहा कि यह सभी अधिकारी स्पष्ट संदेश माने कि जो भी नियम के विपरीत काम करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होने एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कई लोग कई सालों में एक ही जगह पर जमे हुए होते हैं। कहीं अधिकारी उसी जगह पर उनसे बेहतर कार्य कर सकते हैं तो उन सभी लोगों को देखने के बाद उन्हें हटाने या बनाने का कार्य किया जाता है। साथ ही कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों के साथ ठगी पर उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय लोग अतिथि देवो भव वाली रणनीति को अपनाएं, क्योंकि बिना स्थानीय लोगों की जन सहभागिता से ऐसे लोगों से नहीं जीता जा सकता और अतिथि देवो भव जो संस्कार है उसी के अनुरूप चलते हैं। पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम पर्यटकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें और उनका सम्मान करें। इसमें जांच कर रही है, सीईसी की 2-3 विजिट्स भी हो चुकी हैं और जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार की जांच अलग चल रही है और जिस तरह से आपने देखा कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें निलंबित भी किया गया है और ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि जो भी नियमों के विपरीत काम करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं करेगी। वही मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य सचिव को कड़े शब्दों में पत्र लिखा, जिसमें पत्र के जरिए शिकायतों को तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने लिखा कि मेरी तरफ से राज्य के समस्त विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के खाद्य विभाग से संचालित सस्ते गल्ले राशन दुकानदारों को दूरभाषा के जरिए अवगत कराया गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से 5 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता न होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है। इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए और पहले की व्यवस्था को कायम की जाए और घटतौली करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। और खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी। उन्होंने कहा कि आजकल उत्तराखंड के 90% राजनीतिक लोग चंपावत क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को मेरी सलाह है कि मुडियानी, बनलेख, नरसिंह टांडा, फुगरी मंच, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो काफल पाए जाते हैं उसका अधिक से अधिक सेवन करें, ताकि कांग्रेस ज्यादा मजबूती के साथ सत्ता का लड्डू खाने वाले भाजपाइयों का मुकाबला कर सके। यहाँ का काफल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है।
वहीं पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाने इसके लिए आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने सिटी क्लब में जनसंवाद किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से डीजीपी ने सीधा संवाद किया और उसके निराकरण के लिए एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनसंवाद में ट्रैफिक की समस्याएं एवं अपराध का मुद्दा प्रमुखता से उठाना, वहीं डीजीपी द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ एक प्योरली रेवेन्यू से संबंधित होते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का भी रोल होता है। तो अच्छी पुलिस उसी को मानता हूं मैं जो उसमें तत्काल कार्रवाई करके झगड़ों को निपटाए, जिससे झगड़ा आगे ना बढ़े। हमने बार बार पुलिस को निर्देशित किया है, आगे पुनः निर्देशित करेंगे कि जमीन संबंधित अगर झगड़े में कोई भी पुलिस का रोल है तो उसको तत्काल उसको निभाएं अच्छे से, और न कि उसे टाल मटोल ना करें। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जिससे बीजेपी 1 जून से 15 जून तक देश भर में सेवा सुशासन के रूप में मनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी बूथ स्तर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इस संबंध में कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 साल तक कोरोना महामारी के चलते हम अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच नहीं ले जा पाए। अब व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और आगामी 30 मई को हमारी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर यहां एक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 मई को सरकार की उपलब्धियों से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। तो वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को हिमाचल से संबोधित करेंगे। उसके बाद 1 जून से 15 जून तक प्रदेश के बूथ स्तर तक पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद सभी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही जो लोग इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम एक तो 30 मई को हम लोग ये सरकार अपने 8 वर्ष सफल 8 वर्ष पूरे करने जा रही है। केंद्र की सरकार पहले सत्र के 5 साल और दूसरे के 3 साल, और मुझे लगता है कि जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देश को पुनः देखने की दृष्टि से लेकर अनेकों अभूतपूर्व निर्णयों से लेकर, और जिस तरह का एक अभूतपूर्व कार्य हमने पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान किया, जिस तरह की एक अहम भूमिका इस सरकार की रही, निर्णयों की रही, और मुझे लगता है कि उसके बिना शायद ये महामारी जो है एक दूसरे रूप में हमें इस देश में दिखाई देती है। और अब खबर चमोली जिले की, जहां नगर पालिका चमोली गोपेश्वर की पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन करवाए। बीजेपी की ओर से पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान ने अपना नामांकन दाखिल करवाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई नरेंद्र भारती ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। बता दें कि पूर्व पालिका अध्यक्ष रेल लाल की 30 मार्च को आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके पास से पालिका अध्यक्ष की सीट खाली चल रही थी। पालिका अध्यक्ष के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। 12 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए कहा कि इस बार भी रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी घोषित होगा। अच्छा, ये भी हैं विधायक जी भी। सर, हमारा चुनाव आपने कराया, हमको तो जिता दिया। अच्छा, तब निशान अच्छी हुआ। तो पालिका अध्यक्ष उपचुनाव के लिए नामांकन बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा पर्चा भरा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का किया गठन। कमेटी में 5 सदस्यों को किया गया शामिल। पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई बनी कमेटी की चेयरमैन।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और रंजना देसाई हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल। सामाजिक कार्यकर्ता मनु गोड भी बनाए गए कमेटी के सदस्य। दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल भी कमेटी में शामिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। दरअसल इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित किए जाने के बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है, जिसको लेकर के बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ये बड़ा फैसला इस कोड को लेकर के लिया गया है, जहां सीएम धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई कमेटी की चेयरमैन बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना देसाई, हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी कमेटी के सदस्य बनाए गए। दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी कमेटी में शामिल हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। दरअसल इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित करे जाने के बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है। और अब उत्तराखंड राज्य का पहला राज्य बनने के बाद से देखिए जिस तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई सीएम द्वारा, उसके बाद इस कोड को यहाँ पर लाया गया। और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेखा डंगवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेखा जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू सो मच। सुरेखा जी, किस तरीके से आप इस कमेटी को देख रही हैं? इस गठित होने से उत्तराखंड को कितना फायदा? मुझे इसकी सूचना आप लोगों से ही मिली और ये मेरे लिए भी एक तरीके का सरप्राइज है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी सुरेखा जी, बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। Thank you so much. It's a big responsibility and I am happy that government of Uttarakhand has constituted this important committee and it is too early to say something कि अभी इस पे हम क्या बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र से आने के कारण और उत्तराखंड हिमालय से आने के कारण मैं कह सकती हूँ कि ये आने वाले समय में हमारे जितने लीगल सिस्टम के लूप होल्स हैं या जेंडर डिस्पैरिटी है उसको एड्रेस कर पाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी मुझे इतना ही इसमें बिल्कुल। और देखिए सुरेखा जी, जिस तरीके से उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जो इस कोड कमेटी को लेकर के आया, खुद में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ना और इकलौता ऐसा राज्य बनना, सबसे पहला ऐसा राज्य बनना। यस, इट्स इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा ये बड़ी एक जिम्मेदारी है और जिस सोच के साथ ये कमेटी बनी होगी मुझे उम्मीद है कि हम उसको कर पाएंगे अच्छे से और ये बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी बात है उत्तराखंड। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया सुरेखा जी, नेटवर्क 10 को अपना कीमती समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया। एक कमेटी गठित की गई है जिसके तहत सारे कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।